बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड पर। न्यूक्लिक एसिड जो है वो तमाम जिंदा चीज़ों के लिए लाजमी कंपोनेंट है, यानी इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। जैसे कि इनकी पहली ही लाइन्स के अंदर जिक्र किया गया है, न्यूक्लिक एसिड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल, यानी हर सेल का न्यूक्लिक एसिड जो है वो लाजमी जुज़व है। दे आर जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं जी, या वो कितनी किस्म के हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जिक्र करें तो हमारे पास ये वाले जो हैं वो 4 किस्म के जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इनमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन है, फिर थायमीन है, फिर साइटोसिन है और फिर जो है वो गवानीन है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 3 कंपोनेंट के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। इन 3 कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है या नाइट्रोजन हमारे पास इसमें बेस है जी। दूसरा कंपोनेंट इसका है जी फास्फोट, दूसरा कंपोनेंट है जी इसका पेंटोज शुगर, और तीसरा कंपोनेंट है जी इसका फास्फेट ग्रुप। ये जो हमारे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जी वो इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट की। इस डायग्राम में हमें 4 तरह की जो है वो बेसिस जो है वो दिखाई, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का जिक्र किया गया है। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको जो नाइट्रोजीनियस बेस नजर आ रही है या नाइट्रोजन बेस नजर आ रही है वो ये वाला जो रेड कलर के अंदर है, यहाँ पर येलो जो है वो कलर के अंदर है, यानी एडेनिन है, ये वाली थायमीन है, ये वाली सी साइटोसिन है, ये वाली जी जो है वो गवानीन। अब इसके अलावा हमारे पास है जी पेंटोज शुगर, यानी 5 एटम वाला एक ग्रुप। अब ये वाली जो साइकिल आपको नजर आ रहा है ये वाला, इन तमाम के अंदर जिसको यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर के अंदर शो किया गया है, ये आपके पास जो है वो पेंटोज शुगर है। और इसके अलावा फास्फेट, यहाँ पर ये वाला जो आपको ब्लू कलर के अंदर जो है वो एक सर्कल सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो पेंटोज शुगर। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे पास टोटल 4 किस्म के हैं, जिनमें एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन। और इनके आगे जो कंपोनेंट्स हैं जी उनमें नाइट्रोजन बेस है, फास्फेट शुगर है और इसी पेंटोज शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। सो अगर हम इनकी थोड़ी डिटेल में जाएं, यानी अगर हम इनके बात करें कि हमारे पास इनको न्यूक्लियोटाइड्स को कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है, तो हम इनमें बेसिकली 2 का जिक्र करते हैं कि एक हमारे पास जो है वो डीएनए है और दूसरा जो है वो आरएनए है। डीएनए से मुराद जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए से मुराद है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहां पर पेज को जो है वो हम ले जाते हैं। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीऑक्सी राइबोज शुगर भी इनको कहा जाता है जी, और ये डिस्कवर करने वाले थे जी जे वाटसन एंड एफ क्रिक ने इनको जो है वो डिस्कवर किया जी 1953 के अंदर। अब ये जो हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर है जी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी इसमें 2 चेन है जी जो आपस में इस तरह से लिपटी हुई हैं, यानी स्पाइरल फॉर्म में जो है वो आपस में लिपटी हुई हैं। सो इनके अंदर हमारे पास ये वाली जो है वो इनकी बैकबोन है, यानी इनकी 2 चीजें जो है वो ये वाली बैकबोन बना रही हैं। वो कौन कौन सी है जी, एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, और दूसरा फास्फेट।
ये वाली जो दो चीजें हैं वो इनकी बैकबोन बना रही हैं, और अंदर जो इनके अटैच है लाइक ये गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन के साथ अटैच है, ये इनके जो है वो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो आपस में अटैच है। अब इनके स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी ये वाला जो होल स्ट्रक्चर है, ये वाला ये हमारे पास जो है ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो आपको जो है वो जामनी से कलर में नजर आ रहा है ये वाला एडेनिन का स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है जी नीचे की तरफ ये वाला जो है वो साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो है वो गवानीन का स्ट्रक्चर है। यानी ये आपस में जो है वो लिंक्ड है, आपस में ये वाली जो बेसिस है ये अटैच है। सो इनके अंदर ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ये वाली जो डॉटेड लाइन आपको इनमें नजर आ रही है ये इनके जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है वो आपस में अटैच है। यानी दो जो हमारे पास बेसिस हैं या इनकी दोनों की बैकबोन जो है जो आपस में स्पाइरल रिंग की फॉर्म में जो है वो मौजूद है, इसको हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं जी। ये आपस में जो अटैच है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो अटैच है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके हम इसको मजीद देखें तो हम इसको इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा छोटा करके एक साइड पे कर लेते हैं ताकि इसके कंपैरिजन में ही हम दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर रख सकें। सो ये वाला यहाँ से हम जो है वो इसको यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम ले जाते हैं जी इस साइड पे, और इसी तरह से इसको थोड़ा जो है वो हम स्मॉल करके इसके साथ जो है वो कंपैरिजन में रख लेते हैं। अब ये देखें जी यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही थी कि हमने ये कहा जी कि ये हमारे पास एक स्पाइरल चेन है जिसमें मैंने ये कहा कि हमारे पास जो है वो दो चीज़ें अटैच हैं, एक हमारे पास पेंटोज शुगर और दूसरा फास्फेट ग्रुप। अब ये देखें ये पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप ये आपको नज़र आ रहा होगा जी, इसमें ये वाली जो है वो इनकी बैकबोन बना रहे हैं। इसी तरह से इस वाले हेलिक्स के अंदर ये वाली जो है वो बैकबोन बना रहे हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। और अंदर जो अटैच है जी ये एडेनिन और थाइमिन जो है वो अटैच है। इसी तरह से गवानीन और साइटोसिन है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस वाले डायग्राम के अंदर। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है वो थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जी ये वाला जो है वो एडेनिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये साइटोसिन का है, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ये वाला आपको नजर आ रहा है ये गवानीन का स्ट्रक्चर है। ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये थोड़ी सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की। अब फर्दर जो है वो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली डीएनए जो है वो इसका फंक्शन क्या है। डीएनए का जो बेसिक फंक्शन है वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक फंक्शन इसका क्या है जी, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये जेनेटिक जो मालूमात है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर देता है। इन डीएनए जो है वो बेसिकली स्टोरेज है जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एक खास नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जैसे जो एशिया के लोग हैं वो कुछ और तरह के हैं, यूरोप के लोग जो हैं वो कुछ और तरह के हैं, अगर हम उनके जो है वो बात करें उनके रंग के ऊपर या हम बात करें उनके फीचर्स के ऊपर, एशियन के कुछ और है, यूरोप वालों की कुछ और है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से वो डीएनए में जो है वो स्टोर की हुई थी, वो एक नस्ल से अगली नस्ल के अंदर जो है वो मुसलसल मुंतकिल जो है वो करता जा रहा है। यानी बेसिकली ये सारे का सारा जो काम कर रहा है ये हमारा डीएनए कर रहा है जी। और इसका मतलब ये है जी कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहलाती है। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, यानी ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। हत्ता कि डीएनए ये भी तयन करता है आया कि ये इंसान होगा, आया कि ये कोई जानवर होगा, आया कि ये कोई जो है वो दरख्त होगा, या आया कि ये कोई जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर आएगा। सो इट्स मीन सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारे डीएनए के पास होती है, और यही डीएनए जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे मुंतकिल करता रहता है। यानी एक नस्ल से दूसरी और दूसरी से आगे जो है वो तीसरी नस्ल के अंदर जो है वो आगे जो है वो भेजता रहता है, और इस तरह से जेनेटिक जो कोड ऑफ लाइफ है वो अगली नस्ल के अंदर जो है वो मुंतकिल होती रहती है। सो ये हमारे पास है जी डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इसका दूसरा है जी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो हमारे पास है जी ट्राइबो न्यूक्लिक एसिड।
जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स है, जबकि जो आरएनए है यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जी, ये सिंगल हेलिक्स है। यानी ये इसको मैं अगर कह दूं कि ये हमारे पास जो है वो सिंगल चेन पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब आरएनए जो है वो एज ए मैसेंजर के तौर पर काम करता है, यानी डीएनए की आने वाली इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है, उनको रीड करता है और रीड करने के बाद उनको डिकोड करता है। डिकोड करने से अब क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं जी कि मैं आपको जो है वो एक इंफॉर्मेशन देता हूं जी रशियन लैंग्वेज के अंदर, तो आप रशियन लैंग्वेज वाली वो जो मैसेज होगा वो रिसीव करोगे। रिसीव करने के बाद आप उसको जो है वो रीड करेंगे या यानी उसको डिकोड करेंगे। डिकोड यानी आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आपको समझ आ रही है, उर्दू समझ आ रही है, आप उसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो आप इंग्लिश के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करोगे। और उसके बाद जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मिसाल के तौर पर मैंने उसके अंदर अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि फलां क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएगा, सो आप उसके मुताबिक जो है वो तैयारी करोगे। सो इस तरह से ही हमारा आरएनए जो है वो करता है, जो हदायत जो है वो डीएनए देता है उनको रिसीव करता है, रीड करता है और डिकोड करने के बाद मुतल्लिका हिस्सों को जो है वो भेज देता है ताकि उसी तरह की प्रोटीन जो है वो तैयार हो सके। सो इसका जो है वो हम शॉर्ट सी अगर डायग्राम इसकी देखें तो ये हमारे पास है जी कि डीएनए सिंथेसाइज एंड पास द इंस्ट्रक्शन टू आरएनए, और आरएनए क्या करता है जी? सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो उन प्रोटीन्स की तैयारी करता है। अगर यहां पर जेनेटिक ये जो इंफॉर्मेशन मुंतकिल हो रही है डीएनए से आरएनए की तरफ, अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यानी वो प्रॉपर तरीके से उसको कन्वे नहीं कर पाता या आरएनए उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो डिकोड नहीं कर पाता, तो इट्स मीन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और इस वजह से जो प्रॉपर प्रोटीन होगी जो कि चाहिए होगी वो नहीं बन पाएगी। और इस तरह से जो बीमारी पैदा होती है इसको हम जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं, जेनेटिक डिजीज। तो इस तरह से जेनेटिक डिजीज जो है वो पैदा हो सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसमें मैंने कोशिश की है कि डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा एलेबोरेट किया जाए, क्योंकि आप लोगों की केमिस्ट्री के बुक के अंदर जो है वो इसका इतना एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इवन कि जब हम जो है वो इसको देख रहे होते हैं तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स का ही नहीं पता होता कि ये कौन कौन सी जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। सो मैंने कोशिश की है जी इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आई होगी। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।